हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ की सहन शक्ति। हे भगवान, न जाने तुमने इंसान को बनाकर बुढ़ापा क्यों बना दिया, और बुढ़ापा बनाया भी तो ये पेट क्यों दे दिया। अरे, जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं तब तक ही जीवन भी देना चाहिए था ना। उसके बाद तो उठा लेना था हमें। वही हमारे जैसे माँ बाप के लिए बेहतर होता। ये पेट की आग है कि शांत नहीं हो रही। अब लगता है कि बहू से ही कुछ खाने के लिए मांगना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और अब मुझसे रहा भी नहीं जाएगा। बहू, ओ बहू, सो रही हो क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को है तो दे दो ना। खिचड़ी और दलिया खा खा कर अब मैं ऊब चुका हूँ। तुरंत में वो खाना कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता, और मुझे फिर से भूख लग जाती है। पता नहीं ये कमला पत्नी अभी तक अजीत बड़े बेटे के घर का काम खत्म करके क्यों नहीं आई। अगर जो वो आ जाती तो कम से कम उससे तो कहता, बहू सुन रही हो तुम? कहो तो मैं रसोई में जाकर खुद से कुछ ले लूं। रमाकांत बाबू अपनी बहू अमिता के कमरे के बाहर से खड़े होकर बार बार उसे आवाज लगा रहे थे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि उसका दरवाजा भी खटखटा सकें। तो बेचारे वहीं से अमिता को पुकार रहे थे। अमिता कमरे में बड़बड़ाने लगी, ये बुढ़ा तो जब तक जिंदा रहेगा मुझे चैन से 2 पल आराम भी नहीं करने देगा। पता नहीं मरता क्यों नहीं, और न जाने वो बुढ़िया कहाँ मर गई। कम से कम वो घर में रहती है तो ये बुढ़ा मुझे तो परेशान नहीं करता। मैं जानती हूँ कि ये मानेंगे नहीं, बाहर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर अमिता पलंग से नीचे उतरी, पैरों में चप्पल डाली और कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, क्या है? तब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। 2 पल को भी आराम नहीं करने दे सकते हैं ना? और खबरदार, जो रसोई में कदम रखा तो 1 पल को भी आराम नहीं करने देते हैं। अरे, मुझे भी जीने का हक है कि नहीं? दोपहर के 3 बज रहे हैं और आपको फिर से भूख लग गई। ये भी कोई वक्त होता है खाना खाने का? सुबह 11 बजे आपको दलिया दिया था ना? फिर देखो, दोपहर में रोटी सब्जी बनाई थी, वो अब खत्म हो चुकी है, और आपकी बीवी के हिस्से की 2 रोटी और सब्जी रखी हुई है। अगर खाना है तो वो खा लीजिए, पर एक बात सोच लीजिएगा कि फिर माँ जी को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और आपको तो कोई काम है नहीं सिवाय खाने के। लेकिन उस बेचारी बुढ़िया को 50 काम करने पड़ेंगे दिन में। अगर फिर भी इच्छा हो तो खा लीजिए आप, मैं मना नहीं कर रही हूँ। रमाकांत बाबू को बहुत जोरों की भूख लगी थी, पर अमिता की बात सुनकर उनकी सारी भूख पेट के किसी कोने में सरक गई, और एक पल रुककर वो बोले, नहीं नहीं बहू, तुम अपनी सास के हिस्से की रोटियां मुझे मत दो। तुम तो जानती हो, वहां तुम्हारे जेठ के घर में अभी बड़ी बहू है नहीं, तभी तो वो सिर्फ खाना बनाकर यहाँ आ जाती है, पर खाना तो वो यहीं आकर खाती है ना। अब उसके हिस्से की रोटी भी अगर मैं खा जाऊंगा तो वो बेचारी तो भूखी ही रह जाएगी। नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरी कमला को मैं कुछ दे तो पाता नहीं हूँ, तो अब क्या उसके हिस्से की वो 2 रोटी भी छीन लूं? नहीं नहीं भगवान, ये पाप मुझसे मत होने देना। अमिता के चेहरे पर कुटिल हंसी आ गई और बोली, देखो तो जरा, इस बुढ़े को बुढ़ापे में भी अपनी बीवी की कितनी चिंता है। और हाँ, आप मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। मेरी ये रसोई कोई फैक्ट्री नहीं है जो आपके लिए 24 घंटे बस चलती ही रहेगी। तो अगर भूख लगी है तो जाकर पानी पी लीजिए और आराम कीजिए। खाने पीने का आप शाम में देखेंगे, तो अभी मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। यह कहती हुई अमिता
अपने कमरे में वापस चली गई और रमाकांत बाबू चुपचाप सर झुकाए वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रमाकांत बाबू के दो बेटे अजीत और सुजीत, दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और दोनों ने अपने रहने का ठिकाना अलग अलग कर लिया और माँ बाप से सलाह मशवरा करने के लिए जरूरत नहीं समझी। अब रमाकांत बाबू ठहरे रिटायर आदमी, उनको पेंशन मिलता था, तो छोटे बेटे सुजीत ने चालाकी दिखाई और उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया ताकि बूढ़े बाप से उसे कुछ तो फायदा होता रहे। अब एक भाई को अपने बाप से फायदा होते देख दूसरा भाई क्यों पीछे हटता, तो अजीत भी पीछे नहीं रहा और उसने सबके सामने कहा, ठीक है, अगर बाबूजी आपकी तरफ रहेंगे तो माँ बदले में मेरी पत्नी की रसोई में थोड़ी बहुत मदद कर दिया करेंगी, तभी हिसाब बराबर समझा जाएगा। और देख लीजिए, मैं तो ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ। बेचारे माँ बाप करते तो क्या करते, जीवन भर जिन बच्चों का साथ पाने के लिए अपना सब कुछ लुटाते आए, अब उन बच्चों का साथ कैसे छोड़ सकते थे। तो बस दोनों ने यही सोचा कि नजरों के सामने दोनों बच्चे रहें, इसीलिए उनकी हर गलत शर्त भी मुस्कुराकर उन्होंने मान ली। अपने बच्चों की खातिर वो सब कुछ सहने को तैयार हो गए थे, जीवन भर बच्चों के लिए करते आ रहे थे। अब जब थोड़ा वक्त आराम करने का आया तो कलयुग के इन बच्चों ने उन लोगों को ऐसा दिन दिखाया जिस दिन की वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब तो ये हर रोज का रूटीन बन गया था कि रमाकांत बाबू की पत्नी कमला जी सुबह उठकर अमिता की रसोई का काम निपटाकर जल्दी जल्दी 7:30 बजे तक अजीत के घर पर जाकर बड़ी बहू बबीता की मदद करती थी। वैसे तो बबीता कमला जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर बबीता अभी अपने मायके गई है, जिसके कारण कमला जी को अजीत के खाने पीने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। सच ही कहा किसी ने, माँ तो आखिर माँ होती है। बच्चे जब माँ की कोख में होते हैं तब भी उसे लात मारते हैं, और कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं कि बड़े होने के बाद भी माँ बाप के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी घट रहा था। जहाँ बुढ़ापे में बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वहीं ये बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में भी केवल अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बल्कि चाहते क्या थे, वह तो इस्तेमाल कर रहे थे। अपने माता पिता की उम्र, उनकी तबीयत का ख्याल किसको था? दोनों में से किसी एक को भी नहीं था। दोनों ही बस अपने अपने मतलब के लिए उन्हें अभी तक साथ रख रहे थे, लेकिन वो बेचारे अभी तक औलाद के प्यार की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे हुए थे, जिससे उन्हें सच नजर ही नहीं आ रहा था। इधर पिता को छोटे बेटे ने अपनी कमाई का जरिया बना रखा था, और वहां बड़े बेटे ने अपनी माँ को अपने घर में सिर्फ अपनी पत्नी की हेल्पर के तौर पर रखा था। उससे ज्यादा उनकी नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वे बेचारी जिस किचन में खड़ी रहकर अपने बच्चों पोते पोतियों के लिए खाना बनाया करती थी, उन्हें उस किचन से अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर खाने तक की अनुमति नहीं थी। और अगर वह गलती से ऐसा करने के बारे में कभी सोचती थी, तब भी वह ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि बहू या तो अपनी आंखों के सामने उनसे काम करवाया करती थी, या फिर जब वहां उपस्थित ना होती तो फ्रिज में भी ताला लगा कर जाया करती थी। बेचारे दोनों बुजुर्ग बस ऐसे ही अपना समय काट रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से रमाकांत बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। 6 महीने पहले ही उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण अमिता ने कह दिया था कि अब पापा जी दलिया और खिचड़ी से ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे। अमिता का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता था, तो उसकी मर्जी के खिलाफ
भला कहाँ कोई जाता। आखिरकार वह घर की मालकिन जो ठहरी, जो उसने एक बार कह दिया, बस घर में वही होता। इधर रमाकांत बाबू उदास अपने कमरे में बैठे थे तो अमिता की काम वाली सुधा बोली, बाबूजी, आपको तो पेंशन मिलता है, फिर आप दोनों जन चुपचाप अपनी दोनों बहुओं के अत्याचार क्यों सहते हैं? अरे आपकी तरह अगर मुझे महीने का खर्चा मिलता रहता तो मैं इन नालायक बच्चों के साथ तो कभी न रहती। पर न जाने आपकी क्या ही मजबूरी है जो आप ऐसे बेटे बहू के साथ रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर भावुक होते हुए रमाकांत बाबू बोले, क्या बोलूं बेटा, माँ का गाय जी का और पूत का जी कसाई का होता है। तुम्हारी अम्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, पर बच्चे जब पढ़ाई करते थे इस वजह से वो उनसे दूर रहती थी। तो अब तो वो अपने बेटों से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहती और इसके लिए वो कोई भी दुख और परेशानी चुपचाप सहती रहेंगी। और मेरी स्थिति ये है कि मैं भी इसीलिए चुपचाप सब सह लेता हूँ। और वैसे भी अगर मेरे दोनों बेटों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब इनके अलावा दुनिया में आखिर हमारा है कौन। अब क्या किया जाए। सुजीत दिल का बुरा नहीं है, पर पत्नी के आगे उसकी चलती ही नहीं है। और वहाँ अजीत, वो तो जब भी बोलता है कड़वा ही बोलता है। उसकी पत्नी साल में 8 महीने तो अपने मायके में ही रहती है। तो तुम ही बताओ, इस भरी दुनिया में हम बूढ़े माँ बाप की सुनने वाला है कोई। कहते कहते रमाकांत बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आंसू गिरने से पहले ही खुद को संभाल लिया। सुधा बोली, बाबूजी, कहने को आपका इतना बड़ा घर है, आपके बेटों के पास गाड़ी है, पैसा है, पर इतना पैसा होने के बाद भी आपकी बहुओं का दिल कितना छोटा है, जो अपने पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकती। अरे कम से कम आप दोनों को भूखे पेट तो न मारें। और वहाँ आपका दूसरा बेटा माँ से नौकरानियों जैसा काम तो करवाता है, पर एक टाइम भरपेट खाना नहीं खिला सकता। बताओ भला, आपके जैसे देवता सास ससुर अगर मेरे होते तो मैं तो उनकी दिन रात सेवा करती। पर आपको पता है बाबूजी, मेरे ब्याह से पहले ही वो दोनों परलोक सिधार गए। रमाकांत बाबू बोले, सुधा, एक गिलास पानी में थोड़ा चीनी नमक मिलाकर ही दे दो, वो पी लूंगा तो शायद मेरे पेट की भूख थोड़ी शांत हो जाए, वरना तो पेट के अंदर की आवाज अब बाहर तक मुझे सुनाई दे रही है। तब सुधा बोली, रुको बाबूजी, मुझे याद आया, न जाने कितने दिन से टेबल पर फल रखे हुए हैं, न बच्चे छूते हैं न भैया भाभी, और वो बादाम और काजू भी डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। अधिक दिन हो जाने पर भाभी कहती हैं कि कचरे में फेंक दो या फिर तुम ले जाओ। बताओ बाबूजी, मैं सड़ा हुआ खाना अगर अपने बच्चों को खिलाऊंगी तो क्या वे बीमार नहीं पड़ जाएंगे? फिर उनकी दवाइयों का खर्चा कौन देगा? ये लोग देंगे। अरे जो अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं दे सकते, वो काम वाली और उसके बच्चों के लिए क्या ही देंगे। तो अच्छा होगा उनके खराब होने से पहले वो सब मैं आपको खिला दूं। भाभी को पता भी नहीं चलेगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए वे फल और काजू बादाम उठा कर ले आती हूँ। रमाकांत बाबू बोले, नहीं नहीं सुधा, तुम तो जानती हो मेरा मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है, इसमें तो खिचड़ी दलिया ही गल सकता है, तो मैं वो फल और मेवे कैसे खाऊंगा? तो सुधा बोली, हाँ वो बात भी सही है बाबूजी, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास उसका भी एक बेहतरीन उपाय है। इतना कहकर सुधा डाइनिंग टेबल से एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर ले जाकर पीस लाई। उसने मिक्सी नहीं चलाई ताकि कहीं मिक्सी की आवाज से अमिता का ध्यान उसकी तरफ न चला आए। फिर उस मेवे के मिश्रण को दूध में एक पके हुए केले के साथ मसलकर झटपट उसे लेकर दौड़ती हुई सुधा रमाकांत बाबू के पास आई और उन्हें वह दूध का ग्लास पकड़ा दिया और बोली, बाबूजी,
जल्दी से आप चुपचाप इसे खा लीजिए। इससे आपका पेट तो भरेगा ही और थोड़ी ताकत भी मिलेगी। सच कहा है किसी ने, प्यासे को थोड़ा पानी मिल जाए तो वो अमृत के समान होता है। बुजुर्ग रमाकांत बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से उस मिश्रण को खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देख सुधा मुस्कुरा रही थी और उनकी हालत को देखते हुए वह उन पर अपनी चिंता जता रही थी। तभी कमला जी के आने की आहट हुई तो सुधा को लगा अमिता आ रही है। सुधा ने कहा कि बाबूजी जल्दी से पी लो, लगता है भाभी जी आ रही हैं। रमाकांत बाबू जल्दी जल्दी पूरा ग्लास गटक गए। कमला जी कमरे में आई तो सुधा ने चैन की सांस ली और बोली, हे भगवान, अम्मा जी आप हो। आपने तो मुझे डरा ही दिया, हमें तो लगा कि भाभी जी हैं। कमला जी बोली, आखिर यहाँ हो क्या रहा था और ये आपके मुंह पर दूध क्यों लगा है? आप जानते हैं ना, छोटी बहू ने हमें दूध खाने पीने से मना किया है। कहीं उसे पता चल गया तो? कमला जी इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा या उनकी बात कोई सुन तो नहीं रहा। तब सुधा बोली, अम्मा जी थोड़ा धीरे बोलो, अभी तक तो उनको कुछ नहीं पता चला है, पर आप इस तरह बोलती रहीं तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा। अब आप बाबूजी से बात करो, मैं अपना काम निपटाती हूँ। इतना कहकर सुधा वहां से चली गई। कमला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से रमाकांत बाबू का मुंह पोंछा। जैसे माँ अपने बच्चों की गलती छुपाती है, वैसे ही आज एक पत्नी अपने पति का पेट भरने के लिए एक झूठ को छुपा रही थी। अब ये रोज का नियम हो गया था। जब कमला जी अजीत के घर का काम करने जाती थी तो इधर सुधा रमाकांत बाबू को ऐसे ही गरिष्ठ व्यंजन देकर उनका पेट भर देती थी। तो रमाकांत बाबू सुधा को उस व्यंजन के लिए आभार प्रकट करते रहते थे। एक रोज अमिता हॉल में बैठी बैठी टीवी देख रही थी और पास बैठे बच्चे वहीं खेल रहे थे। जैसे ही बच्चों की नजर रमाकांत बाबू की तरफ गई तो अमिता की बेटी प्रिया अपने भाई आदि से बोली, ये दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाली से न जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। अपनी बहन प्रिया की बात सुनकर आदि बोला, लगता है मम्मी की डांट बहुत दिनों से खाई नहीं है ना, इसीलिए इनको भूख लग जाती है। इतना कहकर वे दोनों हंसने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर अमिता बोली, बेटा अब तुम्हारे दादाजी सुधर गए हैं, तभी तो देखो ना, आजकल वो बार बार खाने के लिए भी नहीं मांगते हैं। चलो अच्छा है, मेरी डांट डपट का कुछ तो असर हुआ, तो अब वो बिल्कुल ऐसे ही हमेशा मेरे ही काबू में रहेंगे। वहीं खड़ी कमला जी अपनी बहू की बातें सुनकर उदास हो गईं। तो सुजीत बोला, माँ आप चिंता मत करो, अमीता बाबूजी का पूरा ध्यान रखती है, तभी तो आजकल वो खाने पीने के लिए भी नहीं मांगते हैं। हाँ, वो बस बच्चों के सामने कुछ जताती नहीं है, देखा नहीं कैसे सुधा को बाबूजी का ख्याल रखने के लिए उसने कहा हुआ है, पहले ही बोल रखा है उसने। अब इससे ज्यादा और वो कर भी क्या सकती है माँ, जितना एक बहू का फर्ज होता है उतना तो वह निभा ही रही है ना। कमला जी बेटे की बात सुनकर हैरान रह गईं और मन में सोचने लगी, कितना बुद्धू है मेरा बेटा, जो अपनी पत्नी के कर्मों पर पर्दा डाल रहा है, या फिर इसे असलियत का कुछ पता ही नहीं। अपने बेटे और बहू दोनों के कर्मों को देखते हुए गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन दोनों ही बस यही बातें सोचकर या सुनकर रुक जाते। वे सोचती कि शायद बेटा इन सब से अनजान है, उसे अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है शायद। फिर कमला जी बोली, हाँ बेटा, सुधा हमारे लिए बहुत करती है, शायद पिछले जन्म का हमारा पुण्य है या फिर इसका कर्ज है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अगले जन्म में भले मुझे अमीर बनाए या ना बनाए,
पर ऐसी ही सुलझी हुई और संस्कारों वाली बेटी या बहू दे दे तो मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगी। चलो अच्छा है, कम से कम सुधा को भगवान उसके कर्मों का फल दे, क्योंकि मेरे पोते पोती तो जो देख रहे हैं और सीख रहे हैं वही तो आगे चलकर करेंगे। बस भगवान वो सब देखने से पहले हमें उठा ले। सुजीत बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। कमला जी बोली, बेटा इतने सालों से देखकर भी अगर तुम नहीं समझ पाए तो अब मेरे कहने से क्या समझोगे? खैर छोड़ो इन बातों को, मैं अब अपने हालातों से समझौता कर चुकी हूँ। बस जो दिन बचे हुए हैं उन्हें गिन रही हूँ। सुजीत गुस्से में बोला, दिन तो हम गिन रहे हैं कि कब ऊपर वाले के घर में आप लोगों के लिए जगह बनेगी। इस पर कमला जी बोली, मैं चलती हूँ, तुम्हारा भाई जाग गया होगा, उसे चाय चाहिए होगी। इतना कहकर कमला जी अजीत के घर चली गईं। थोड़ी देर में कमला जी अजीत के लिए चाय लेकर गईं। चाय पीते ही अजीत बोला, माँ ये चाय आपने बनाई है? छी, लगता है उस घर में आजकल बहुत खुशी मिल रही है आपको, और वही खुशी आपने चीनी के रूप में मुझे पिला दी। आप क्या चाहती हैं? मुझे शुगर की बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं? आप चाय में इतनी चीनी कैसे डाल सकती हैं? आपको इतना भी होश नहीं रहा कि मैं इतनी मीठी चाय कहाँ पीता हूँ। लगता है कि आपका दिमाग ठीक जगह पर नहीं रहा। माँ, जो ये चाशनी आपने मेरे हाथ में थमा दी है। अजीत का स्वर इतना तेज था कि कमला जी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थीं। अजीत बोला, एक ही काम आप रोज करती हैं, तब भी आपसे कोई काम सही नहीं हो पाता। कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आपने हम दोनों भाइयों को पाला कैसे, या फिर हमें किसी के भरोसे छोड़ दिया करती थी आप? शुरू से ही ऐसी हो या बुढ़ापे में आकर सठिया गई हो माँ? तुम्हारा ही समझ नहीं आता, हर काम बिगाड़ती ही रहती हो, कभी कुछ कभी कुछ। वह तो अच्छा है कि मेरे घर में हो, अगर अपनी छोटी बहू के घर में ऐसे काम बिगाड़ रही होती ना तो अब तक तुम्हें घर के बाहर निकालकर खड़ा कर देती। और शायद तुम्हारे लिए वही सही है। तुम्हारे साथ जितना नरमी से पेश आओ उतना ही तुम सर पर चढ़ जाते हो। मेरी पत्नी नहीं है और वह तुम्हें बातें नहीं सुनाती तो अब तुम मुझे खाने पीने को भी ऐसी ऐसी चीजें दोगी, ढंग से खाना तक बनाकर नहीं दे सकती। कैसी माँ है पता नहीं, जाने बचपन में कैसे एडजस्ट करती होंगी। यह सब सुनकर कमला जी का मन भीग गया। वो बोली, बेटा शायद तुम भूल रहे हो, तुम दोनों भाइयों के लिए आए दिन मैं नया नया नाश्ता तैयार करती थी और उस वक्त तो तुम लोग शिकायत नहीं करते थे, पर अब तुम भूल रहे हो। तुम्हारी माँ की भी उम्र हो रही है तो अब मेरे तौर तरीके तुम्हें नागवार लगने लगे हैं। मैं क्या नहीं जानती कि बबीता बहू तो मुझे पहले ही नापसंद करती है, तभी तो जब वो नहीं रहती है तब तुम मुझे घर के कामकाज करने के लिए यहाँ आने देते हो और पत्नी के आते ही तुम्हें मेरा इस घर में आना खटकता है। और तो और अब तो तुम्हें अपनी माँ के हर काम में खोट निकालने की भी आदत सी हो गई है। अजीत बोला, बस बस अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। कमला जी बोली, बेटा मेरी उम्र देखो, कम से कम 68 वर्ष की होने जा रही हूँ, फिर भी कभी मैं किसी काम से पीछे नहीं हटती। सगे संबंधी आते हैं तो मैं ही आज तक संभाल रही हूँ। तुम लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? वहाँ तुम्हारे बाबूजी की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम्हें मैं कितने दिनों से कह रही हूँ उन्हें डॉक्टर से दिखा लाओ, पर तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कमला जी अजीत के लिए खाना बनाकर चुपचाप वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उनकी दूर की ननद सुमन जी, जो उम्र में उनसे छोटी थी, वो अक्सर उनका हाल चाल लेने के लिए वहाँ आती रहती थी। मगर अजीत को अपने ससुराल वालों के अलावा किसी का भी वहाँ आना पसंद नहीं था।
रमाकांत बाबू और कमला जी ने आज तक कभी रिश्तेदारी निभाने के लिए अपने बेटों से 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि आज तक वे सारे रिश्ते नाते बखूबी निभाते रहे। पर बेटों के अहंकार ने कुछ रिश्तों को उनसे बहुत दूर कर दिया और बची कुची कसर दोनों बहुओं ने निकाल ली। अब तो रिश्तेदार भी उन लोगों से खिंचे से रहते थे। बस कभी कभार भूले भटके सुमन जी ही आ जाया करती थीं, पर अजीत ने आज उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। कमला जी अजीत से बोली, बेटा, बुआ आई है और तुमने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। कम से कम उनके आदर सम्मान के लिए कुछ खाने पीने की ही चीज ले आओ। अजीत बोला, माँ मुझे माफ कीजिए, वो आपकी ननद है, तो मान सम्मान आप दीजिए, मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। आप लोग क्या कम थे जो ये और आ जाती हैं। न जाने भगवान हमारे सर से ये बोझ कब हटाएगा। एक तो वैसे ही इस महंगाई के जमाने में इतना बोझ बढ़ा पड़ा है मेरे ऊपर से जाने कहां से इतने रिश्तेदार और भागे चले आते हैं। कभी कोई। अगर इन्हीं लोगों पर पैसे उड़ाता रहूंगा तो अपने बच्चों के लिए क्या रखूंगा मैं। अगर ज्यादा रिश्तेदारी निभानी है तो आप निभाती रहिए, मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि मैं कुछ करूंगा। भगवान जाने कब आजादी मिलेगी इन फालतू के झंझटों से। तभी वहां अमिता आई और बोली, भैया मैं तो ये सोच रही हूँ कि कब ये दोनों भगवान को प्यारे हों तो मैं गंगा नहा लूं। अब देखिए, खाने के लिए ये मेरे दरवाजे पर रहती हैं और दिन रात आपके घर का काम करती हैं। अब मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब या तो भगवान इन लोगों को उठा ले या फिर आप दोनों भाई मिलकर इनको वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। यह सब सुनकर कमला जी बोली, बहू जरा धीरे बोलो, सुमन बहन आई है, क्या कहेंगी। तभी बबीता अपने मायके से लौटी और अपने घर के सामने इतने सारे लोगों को देखकर गुस्से में बोली, मेरे घर के बाहर इतना जमावड़ा लगा हुआ है और बुआ जी को किसने बुलाया। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे आपकी माँ मेरे घर में नहीं दिखनी चाहिए। चलो जाओ अपने अपने घर पर और खाली करो मेरा घर। और आप अजीत, जाइए गाड़ी से सामान लेकर आइए। सब अपने अपने रास्ते जाने लगे तो कमला जी की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर सुमन जी से माफी मांगने लगी और कहने लगी, सुमन बहन मुझे माफ कर दो, अब आपके भाई का राज यहाँ नहीं चलता, इसीलिए मैं आपको वो इज्जत की 2 रोटी भी नहीं दे पाऊंगी। क्या करूं, बेटा कहता है जो वही सही है। अब तो मेरे सबंग तो ठीक है, तो मैं इतनी जल्दी मरूंगी भी नहीं। कहते कहते कमला जी का कंठ रुंध हो गया। सुमन जी ने उन्हें हौसला दिया, क्या करोगी भाभी, आज की दुनिया में कोई अपना नहीं है। कमला जी बोली, भला कोई अपने माँ बाप से ऐसे कैसे कह सकता है। कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप की मौत का इंतजार कर रहे हैं। खैर, हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है, हमारा तो जो होना होगा हो जाएगा, पर आप यहाँ मत आया कीजिए। हम नहीं रहेंगे तो आपको खबर मिल जाएगी, अब तभी आना। रोती हुई कमला जी वहां से जाने लगी, क्योंकि अब वास्तव में वे बहुत मजबूर थीं। जब सब कुछ उनके और उनके पति के हाथ में था तो वह अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की बहुत आओ इज्जत और आओ भगत किया करती थीं। लेकिन अब जब से बेटों के हाथ में घर की बागडोर आई, तब से न सिर्फ घर बटा बल्कि माँ बाप भी बढ़ गए। उनकी जिम्मेदारियां छोड़ो, उनसे होने वाला फायदा भी बढ़ गया। यहाँ तक कि घर आने वाले रिश्तेदार भी अब उन्हें बोझ लगने लगे। सुमन जी बोली, भाभी क्या अपने पति पर हो रहे अत्याचार को आप ऐसे ही सहती रहेंगी। आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उन लोगों ने जैसा आपके साथ व्यवहार किया उसका क्या। ऐसे बेटे जो अपने माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आप ऐसे ही माफ कर देंगी। कमला जी चुप हो गईं, फिर बोली, मैं कर भी क्या सकती हूँ सुमन बहन। तब वो बोली, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अरे
भैया आज तक पेंशन उठा रहे हैं, उतनी पेंशन में तो आपके खाने और दवाइयों का खर्चा आराम से निकल जाएगा। फिर क्यों आप अपने बेटे की ज्यादती बर्दाश्त कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि फिर समाज में कोई बेटा बेटी अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करने से पहले एक बार जरूर सोचें। अपने लिए नहीं तो कम से कम भैया के अंतिम समय के लिए तो कुछ करो भाभी। तब कमला जी को एहसास हुआ कि एक माँ जो बच्चे को जन्म दे सकती है, क्या बिगड़ी हुई औलाद को सही रास्ते पर नहीं ला सकती। कमला जी बोली, सुमन बहन, बताओ मुझे क्या करना होगा। बस फिर क्या था। सुमन जी अगले दिन कमला जी को एक संस्था के पास ले गईं, जहां बुजुर्गों की कंप्लेंट पर कार्यवाही होती थी और अपनी आप बीती हुई उन्होंने वहां बताई। फिर उनके साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने दोनों बेटों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। फिर क्या था, 24 घंटे के भीतर पुलिस वाले दोनों बेटे बहुओं को पकड़कर जेल ले गए। रमाकांत बाबू अपनी बूढ़ी पत्नी के हौसले को देखकर गर्व से फूले जा रहे थे। रमाकांत बाबू कचहरी नहीं जा सकते थे, जिसके कारण पुलिस वाले और जज उनके घर पर आए और बोले, बताइए आप लोगों को अपने बेटों से क्या चाहिए। कमला जी ने कहा, हुजूर, हमें ऐसे बेटों से तो अब बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। बस अब हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं बस हमें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल जाए। हमारे इलाज और उन इलाज के लिए दवाई का खर्चा हमारे बेटे उठाएं। जो बेटे माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति से उनको कुछ न मिले। फिर अगले ही दिन दोनों पति पत्नी एक अच्छे वृद्धाश्रम में रहने चले गए। यह बात आग की तरह फैल गई। दोनों बेटों की जग में थू थू होने लगी। दोनों के बॉस ने उन्हें वार्निंग दी कि या तो अपने माँ बाप की सेवा करो या नौकरी से हाथ धो लो। अब दोनों बेटे बहू माँ बाप के पास माफी मांगने आए तो रमाकांत बाबू बोले, बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम लोग तो हर पल हमारे मरने का इंतजार कर रहे थे, तो अब हमारे पास क्या लेने आए हो? हमारे पास तो अब देने को कुछ भी नहीं है। अमिता बोली, ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपके पास हमारे लिए माफी है, बस वो दे दीजिए। रमाकांत बाबू हंसने लगे और बोले, ये अधिकार अब मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारी सास के हाथ में है। सब कमला जी की तरफ देखने लगे तो कमला जी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, तुम जैसे बेटों को पैदा करके मैंने पहले अपनी कोख को कलंकित किया और अब माफी देकर समाज में गलत संदेश नहीं जाने दूंगी। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जो तुमने बोया है आगे चलकर तुम लोगों को वही काटना होगा, और हमारे मरने पर भी तुम हमें मुखाग्नि देने मत आना, क्योंकि मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति चाहिए, जो तुम्हारे हाथों से तो नहीं मिल सकती। अब चले जाओ यहाँ से और फिर दोबारा लौटकर मत आना। इतना कहकर कमला जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन दो बेटों के प्यार के लिए कमला जी जीवन भर संघर्ष करती रहीं। पहले अपने प्यार और अपनी ममता का गला इसीलिए घोटा क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए था, और उन्हें उनके बेटों से जिस उम्र में सबसे ज्यादा प्यार और परवाह मिलनी चाहिए थी, उस उम्र में बेटों ने जब अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, तब भी वह माँ अपने बच्चों को समझने की कोशिश करती रही। लेकिन आखिरकार जब बेटों ने अपनी हद पार कर दी, तो एक पत्नी को अपने पति के लिए आवाज उठानी ही पड़ी। शायद एक माँ अपने बच्चों के आगे हार बैठी थी, लेकिन एक पत्नी जब संघर्ष करने पर आई, तो बेटे भागे भागे इधर उधर फिरने लगे। इंसान को अपने कर्म उसी हिसाब से रखने चाहिए कि जब उसके कर्मों का हिसाब हो, तो वह अपना नफा हो या नुकसान
सब झेल सके। साथियों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।